गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेमोरी क्राफ्टर। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको बिजनेस लॉ जो कि आईसीएआई ने 60 मार्क्स का रखा है पार्ट ए सीए फाउंडेशन पेपर के अंदर, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि आईसीएआई के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस पेपर के अंदर बिजनेस लॉ को कवर करने के लिए। तो आईसीएआई ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो किया है कि डेवलप करना है आईसीएआई को अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस लॉ, एंड सेकंड जो है वो आप में एबिलिटी डालना कि आप बेसिक इशू को अंडरस्टैंड कर सकें। आइए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट आईसीएआई ने इस 60 मार्क्स के पेपर में कवर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीएआई ने रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसके बाद आईसीएआई ने कवर किया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, उसके बाद आईसीएआई ने कवर किया है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके बाद आईसीएआई ने नंबर 4 पर कवर किया है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2018 एंड द लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट द कंपनीज एक्ट 2013। बट आईसीएआई ने कंपनीज एक्ट के 2013 के कुछ बेसिक प्रोविज़न ही रखे हैं, क्योंकि बाकी का जो सिलेबस है वो आईसीएआई ने इंटर के एग्जामिनेशन के लिए रखा हुआ है। तो इस सिलेबस के अंदर जो टोटल 5 टॉपिक हैं वो हमारे 60 मार्क्स के हैं, और बाकी जो पेपर नंबर 2 है उसमें एक पार्ट एडिशनल है 40 मार्क्स का, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पर संजय जी द्वारा कवर किया जाएगा। तो आइए हम आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आइए चलते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने एक बेसिक्स इंट्रो बनाया है जिसमें 2 तरह के लॉ होते हैं दोस्तों। इसके अंदर पहला जो कवर किया गया है वो है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा है बिजनेस लॉ। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर देयर आर 2 सेक्शंस, कंपनीज एक्ट कवर किया गया है 2013 और एक एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और जो बिजनेस लॉ है उसमें हमें 3 टॉपिक्स रीड करने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है। पार्टनरशिप एक्ट 2013, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इन 3 एक्ट्स यानी कि कंपनी एक्ट, एलएलपी एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को एंटिटी लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन लॉज के अंदर एंटिटी को गवर्न किया गया है, कवर किया गया है। इन लॉ के माध्यम से ही क्या किया जाता है, एंटिटीज़ पे प्रोविजंस की एप्लीकेशन की जाती है। उसके बाद बात आती है 2 एक्ट जो हमारे बच गए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इनको कॉन्ट्रैक्टिंग लॉ कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कवर किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंतर्गत पहले पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट दोनों मर्ज थे, बट ईयर टू अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में उसे अलग कर दिया गया और 32 पार्टनरशिप एक्ट 32 को भी उससे अलग कर दिया गया। अब आइए हम चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर, जहां हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो ये पहली यूनिट है और उसमें है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आईसीएआई का जो बेसिक प्रोविज़न है वो क्या क्या वो सिखाना चाहता है, क्या क्या एबिलिटी को अंडरस्टैंड करवाना चाहता है, वो हम चेक करते हैं। एक बार आईसीएआई के मॉड्यूल पर चलते हैं। देखिए नेचर ऑफ पहला जो यूनिट है उसका नाम है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लर्निंग आउटकम आनी चाहिए, यानी कि एक स्टूडेंट से आईसीएआई क्या एक्सपेक्ट रखता है, वो रखता है मीनिंग किसका, टर्म ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का, और उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद जो सेकंड वो अंडरस्टैंड हमें क्या करवाना चाहता है, क्या लर्निंग जाना चाहता है, वो चाहता है कि नोट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं, तो आईसीएआई वो हमें लर्न करवाना चाहता है। उसके बाद आईसीएआई चाहता है कि हमें वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता हो, नॉलेज हो, और उसके लास्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस रूल्स एंड रिवोकेशन देयर ऑफ, इनके बारे में भी हमें कम्युनिकेट करना चाहता है। तो इस चैप्टर के अंदर जब कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो इसमें हमें 3 तरह के जो है आईसीएआई ने कवर किया है, 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया इस यूनिट 1 को। सबसे पहला है एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या एक
कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कौन कौन से वैलिड प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें कवर की है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो पहला क्वेश्चन ही हमारा ये आता है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। आइए हम स्लाइड्स पर चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि जो this is one of the oldest Indian lawism, the passed by the legislature pre-independence India, received its assent 25 अप्रैल कितने को 1872। बट एक्ट कब बना था, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था 1872 में। तो कुछ बच्चों का सवाल आएगा सर 1872 में तो भारत आज़ाद ही नहीं हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सर बच्चों मैं आपको दे दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ही भारत में पारित किया गया और भारत में लागू किया गया, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटिश फैमिली हुआ करती थी उन्होंने क्या किया था, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको इंडिया में एप्लीकेबल करवाया था। उसके बाद बात आती है इट इज़ एप्लीकेबल टू, कहाँ एप्लीकेबल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आईसीएआई का 1 नंबर में एग्जामिनेशन के अंदर कि ये सारे के सारे पूरे भारत पर लागू होता है, अपार्ट छोड़कर किसको, जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर पर कुछ एक्ट्स क्यों नहीं लागू होते, आप जानते होंगे धारा 370 जिसे रिमूव किया गया था, उस कारण से बहुत सारे एक्ट थे, बहुत सारे प्रोविजंस थे जो कि किस पर नहीं लगते थे, जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लगाए जा सकते थे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उनमें से एक है जो कि जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद जो बात आती है इसमें हमें लर्न क्या रखना है, हमें इसमें जो मैंने यहाँ पर रेड वर्ड्स रखे हैं उन्हें हमें लर्न करना है अच्छे से कि एक तो जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंट्रोड्यूस कब हुआ 1 सितंबर 1872 और 1872 यानी कि। उसके बाद आता है एप्लीकेबिलिटीज कहाँ है, पूरे जम्मू एंड कश्मीर पर है, इंडिया पर है रादर देन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आता है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। चलिए आइए हम डेफिनेशन के थ्रू इसे समझने का, अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए किसी भी एक्ट में जो ये पीछे दिया होता है नंबर 1872, 1872, 1932, 1930, तो उस ईयर में वो एक्ट क्या हुआ है, बना हुआ होता है। तो हमें ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में हमें राइटिंग पे फोकस करना है, क्योंकि एक ये राइटिंग एग्जाम है। हाँ कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होगा सर उसमें तो एमसीक्यूज भी आते हैं, बट एमसीक्यूज कुछ ही मार्क्स के आते हैं, बट बाकी सारा पेपर जो है हमारा रिटर्न के अंदर आता है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि हर एक एक्ट का नंबर हमें याद होना चाहिए ताकि हम पेपर के अंदर अच्छे से लिख पाएं। अब बात आती है द टर्म ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन, देखिए किसी भी लॉ में जो डेफिनेशंस को कवर किया गया है वो सेक्शन 2 में कवर किया गया है। अब सेक्शन के साथ कुछ सब सेक्शन होता है, तो इस सेक्शन 2 के सब सेक्शन H के अंदर उसको कवर किया गया है, और एक होता है क्लोज। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये आती है कि ये सेक्शन का सबसेक्शन है या क्लोज है। तो सेक्शन के साथ ये जो दिया गया है वो क्लोज H दिया गया है जिसके अंदर ये एग्रीमेंट को कवर किया गया है। अब बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2H देखूं तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये बहुत ही इजी टर्मिनोलॉजी है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो जाता है कि फिर व्हाट इज एग्रीमेंट और एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ गए कि एक एग्रीमेंट क्या होता है और इसकी एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या होती है। चलिए आइए हम एग्रीमेंट की डेफिनेशन पर चलते हैं। फिर एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट जो लिखा गया है, जो टर्म डिफाइन की गई है वो सब सेक्शन 2 के ई में डिफाइन की गई है। अब एग्रीमेंट क्या है, देखिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू कवर करने का प्रयास करते हैं कि एग्रीमेंट होता क्या है। लेट्स सपोज कि 2 पर्सन है, पर्सन ए ठीक है और पर्सन बी। पर्सन ए अपनी कार बी को सेल करना चाहता है ₹2 लाख में, और बी जो है वो उस कार को खरीदना चाहता है ₹2 लाख में। तो यहाँ पर 2 तरह के प्रॉमिस किए जा रहे हैं दोस्तों। एक प्रॉमिस ए ने किया कि वो अपनी कार किसको देगा, बी को देगा, और बी क्या कह रहा है कि मैं उसे 2 लाख रुपए दूंगा उस कार के बदले। तो ये 2 प्रॉमिस हो गया, प्रॉमिस 1 एंड
प्रॉमिस टू। तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट जस्ट इज इक्वल टू प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2। यानी कि अगर मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि एग्रीमेंट इज अ सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो डेफिनेशन में भी इसी तरह की बात कवर की गई है। एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट कहलाएगा। लेकिन जब दो प्रोमिस के साथ कुछ कंसिडरेशन भी बनना चाहिए तो वो एग्रीमेंट माना जाता है। अगर मैं सिर्फ प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 की बात करूं तो उसे मैं प्रपोजल कहूंगा। प्रपोजल यानी कि ऑफर, यानी कि वो एक कंप्लीट ऑफर बन गया कि उसके अंदर एक पर्सन ने अपनी विलिंगनेस जताई कि मैं उसको कार सेल करना चाहता हूं और दूसरे ने उसके लिए विलिंगनेस जताई कि मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। तो इसलिए वो जो प्रॉमिस 1 है प्लस प्रॉमिस 2 है वो क्या बन गया? एक प्रपोजल बन गया। और प्रपोजल में जब हम कंसिडरेशन को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। अब अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अभी तक हमने क्या सीखा कि एग्रीमेंट क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर आया था कि एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या था? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हमें किसके पास जाना पड़ा? एग्रीमेंट के पास जाना पड़ा। एग्रीमेंट को समझा तो एग्रीमेंट के पास गए तो हमने देखा कि वहां लिखा हुआ है वर्ड प्रॉमिस। देखो, प्रॉमिस और ऑफर की डेफिनेशन भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर की गई है, लेकिन वो जो है वो सब सेक्शन 2 के ए में कवर की गई है ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन, और 2 के बी में जो कवर की गई है वो की गई है एक्सेप्टेंस। देखिए, कोई भी ऑफर दिया जाएगा उसके साथ उसकी एक्सेप्टेंस अगर नहीं आती तो वो एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलाकर क्या बनेगा? अपने पास प्रपोजल बनेगा। प्रपोजल के अंदर जब हम कंसिडरेशन को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट में जब हम एनफोर्सेबिलिटी जोड़ देंगे लॉ की। अभी एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है सर? ये तो समझाया नहीं आपने। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर प्रॉमिस करने से बंदा डिनाई करता है, या वो ए हो चाहे वो बी हो, तो दूसरा पर्सन उसको क्या कर सकता है? कोर्ट में स्यू कर सकता है, यानी उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकता है और अपने हुए नुकसान की क्या करवा सकता है? भरपाई करवाएगा। अब बात आती है कि क्या था, हम क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या सीखा? देखिए कि एक एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और सेक्शन कौन सा है इसका? 2 का एच। 2 के एच में क्या किया कवर किया गया है? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए हमने क्या देखा? आइए हम इसको ड्राफ्ट करते हैं और इसको सीखने का, अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर यानी एग्जामिनेशन के अंदर हमें इसको लिख के प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने क्या देखा? किसके पास गए? वो कहता कि एग्रीमेंट होना चाहिए और प्लस एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब एग्रीमेंट के पास गए तो एग्रीमेंट कहता कि मैं हूं सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस। ठीक है, अब यहां बात आ गई कि प्रॉमिस क्या होता है। तो प्रॉमिस की डेफिनेशन किस में कवर की गई है? 2 के ए में कवर की गई है। अब यहां पर हमें 2 का ए, ये मैंने आज इस सेक्शन में कवर नहीं किया है, हमें सिर्फ एक बार याद रखना है कि जो है सेट ऑफ प्रोमिसेस यानी कि ऑफर, इसको हम ऑफर भी कह सकते हैं ऑब्लिक लगा करके, कि ऑफर भी 2 के ए में ही कवर किया गया है। ऑफर की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऑफर पर भी एक ऑफर को एक ऑफर होने के लिए भी बहुत सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। वो एक अलग क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जब आ जाएगी तो वो प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस के अंदर हम क्या जोड़ दें? कंसिडरेशन जोड़ दें तो वो क्या बनेगा? एग्रीमेंट बनेगा। और एग्रीमेंट के अंदर अगर हम एनफोर्सेबिलिटी जोड़ दें किसकी? लॉ की, तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आइए हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने बताया कि ए ने बी को कार सेल करने का क्या किया था? प्रॉमिस किया था। और बी ने क्या प्रॉमिस किया था? कि वो उसे 2 लाख रुपए देगा। अब सपोज करो कि ए को कोई और बंदा सी पर्सन मिल जाता है, जो वो कहता है कि मैं आपको उस कार के कितने दूंगा? 3 लाख रुपए दूंगा, और ए उस कार को बी को सेल नहीं करता, तो बी यहां पर बी के पास पूरा राइट है कि वो क्या कर सके? उसको कोर्ट में एनफोर्स करवा सके जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है।
तो इस तरह से हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्लीट वर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे कंटेंट आते हैं, इसलिए जो लॉ है उसके अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए भी कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती है, उसके कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं कि कौन से सेक्शन के अंदर हमें वो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। आईसीआई के मॉड्यूल पर आते हैं। सबसे पहला देखते हैं कि अब लिखा क्या हुआ था, 3 सेक्शंस में डिवाइड किया था इन्होंने। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखा एग्रीमेंट और क्या देखा, एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी बाय एट लो, एनफोर्सेबिलिटी बाय लो लिख लो, एट लो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या था, ऑफर और एक्सेप्टेंस, ऑफर और एक्सेप्टेंस। और ऑफर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको अपन लेटर सेक्शन में कवर करेंगे। और एक्सेप्टेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ वेज होते हैं एक एक्सेप्टेंस को प्रॉपर एक्सेप्टेंस होने के लिए, उनके लिए भी हम बात करेंगे। अब बात आती है कि हमने पढ़ा क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। और सेक्शन कौन सा है, 2 का H। उसके बाद बात आती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नंबर आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। उसके बाद बात आती है कि हमने जब देखा कि इसमें तो 2 वर्ड आ गए, एग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। तो एग्रीमेंट के पास गए तो उसने बोला वो है सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस। इसमें हम एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, क्योंकि आईसीआई जो है अपने मॉड्यूल के अंदर इसको कवर करके है कि जो प्रॉमिस है, जो एग्रीमेंट है वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था कि ए ने बी को एक प्रॉमिस किया था कार सेल करने का, और बी ने एक प्रॉमिस किया था 2 लाख रुपए देने का। तो वो क्या हुआ, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ। अब क्वेश्चन एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस करना। एक से जब 2 पर्सन आपस में प्रॉमिस कर लेते हैं तो हम उसे एग्रीमेंट कहते हैं, बट उसके अंदर कंसिडरेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें एक आपकी कंपनी है ए लिमिटेड जो बहुत अच्छी चल रही है। आपके पास एक एनजीओ आती है और बोलती है कि हमें कुछ डोनेशन चाहिए, ठीक है। तो आपने उनको कह दिया कि हाँ ठीक है, हम आपको 50,000 का डोनेशन देने के लिए रेडी हैं। लेकिन कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है और आप अगले ही दिन उनके जो एनजीओ के ओनर होते हैं उन्हें बोलते हैं कि हम वो डोनेशन आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है। तो क्या एनजीओ आपको कोर्ट के अंदर घसीट सकता है? क्या वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्या वो एक एग्रीमेंट हो गया? ये सवाल पैदा हो जाता है। अब एनजीओ कहता है कि मैं आप पे केस करता हूं, लेकिन आप एग्रीमेंट की डेफिनेशन को देखते हुए आप ये डिसीजन लीजिए कि पहले क्या वो एग्रीमेंट भी है। देखिए उसमें हमने देखा कि आप एनजीओ ने हमें एक प्रपोजल दिया, यानी कि ऑफर दिया कि आप हमें क्या दीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद करें और हमें 50,000 रुपये डोनेट करें। बट हुआ क्या, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण आपने उसको ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और बाद में आप क्या, आपने डिनाई कर दिया था। तो यानी कि ऑफर तो हो गया, ऑफर भी हो गई और इसकी एक्सेप्टेंस भी हो गई, बट उसमें जो कंसिडरेशन है वो एक साइड ही है। देखिए क्योंकि हम एनजीओ को 50,000 देंगे, एनजीओ तो हमें उसके बदले कुछ देगा नहीं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रॉमिस में भी जो कंसिडरेशन है वो बोथ वेज होना चाहिए। अगर बोथ वेज कंसिडरेशन नहीं है तो हम उसे एग्रीमेंट नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब हमने डेफिनेशन को अच्छे से कवर कर लिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो एक बार हम इस डेफिनेशन को वाइंड अप करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। एग्रीमेंट क्या है, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, प्लस उसके अंदर क्या आना चाहिए, कंसिडरेशन पार्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है, 2 वेज कंसिडरेशन नहीं है, तो हम उसे एग्रीमेंट नहीं कह सकते। उसके बाद बात आती है, एग्रीमेंट हो गया अपना, अब प्रॉमिस की डेफिनेशन आती है, क्योंकि अब प्रॉमिस भी हमें यहाँ पर अच्छे से देखना होगा कि प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब when the person to whom proposal is signifying he is assent thereto and the proposal is set accepted, the proposal when accepted become promise। देखिए मैंने आपको एक प्रॉमिस किया कि मैं, आप सपोज कीजिए आप मेरी क्लास में आते हैं और आप लॉ पढ़ना चाहते हैं और आपने बोला कि सर जो फीस है मैं वो आपको पे करने के लिए तैयार हूँ
और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप उसके बदले मुझे फीस दोगे, ये बन गया एक एग्रीमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइंग हिज असेंट, जब उस पर्सन ने जिसके लिए वो प्रपोजल किया गया है उसने अपनी सिग्निफाइंग कर दी, क्या कर दी, असेंट दे दी, इजाजत दे दी, तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया। और जब कोई प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और वो प्रॉमिस जिसके अंदर प्लस अगर कंसिडरेशन आ गया तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इन पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स में तोड़ दिया आईसीआई ने। पहला है व्हेन द पर्सन whom his proposal is made signifies on the proposal which is made to him। उसके बाद द प्रपोजल बिकम एक्सेप्ट हुआ, और एक्सेप्टेड प्रॉमिस को हमने क्या, प्रपोजल को क्या बोल दिया, प्रॉमिस बोल दिया। यहाँ पर आपने प्रॉमिस की डेफिनेशन को अच्छे से कवर कर लिया, लेकिन हम इसको दोबारा सीखेंगे जब हम आगे चैप्टर्स को कवर करेंगे, क्योंकि प्रपोजल इस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब इस पर क्वेश्चन आता है एक प्रॉपर कि प्रपोजल होता क्या है, और प्रपोजल्स को वैलिड प्रपोजल या ऑफर होने के लिए किस किस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। लेकिन आज का हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट को समझें कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट आज हमने 2 ही टॉपिक्स को कवर करना है इस क्लास के अंदर। मैं आपको बता दूं स्पेसिफिकली कि मेरी क्लास में जो ऑब्जेक्टिव होगा क्लास का वो प्री डिफाइंड होगा कि हमें इतने सेक्शंस आज कवर करने हैं और हम उसी को कवर करते जाएंगे। तो मैंने आईसीआई के मॉड्यूल को उठाया था, तो उसमें मैंने क्या दिखाया आपको पहले कि आईसीआई ने क्या किया है, इसको 3 सेक्शन में, पहली यूनिट को नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स चाहिए, उसके बाद टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की हमारी क्लास का टॉप ऑब्जेक्टिव सिर्फ 2 पे रहेगा, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद उसकी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बीच में एक छोटा सा टॉपिक और आता है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, तो वो भी हम आज यहाँ पे कवर करेंगे। अब बात आती है कि हमने अच्छे से देखा, देखिए आईसीआई ने लिखा हुआ है कि प्रपोजल, उसके बाद एक्सेप्टेंस आएगी, एक्सेप्टेंस प्रपोजल क्या बनेगा, एग्रीमेंट, इसमें यहाँ पर कंसीडरेशन मिस है तो कंसीडरेशन भी होना जरूरी है, उसके बाद उसकी एनफोर्सेबिलिटी आएगी तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस मीनिंग के अंदर, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, रेसिप्रोकल यहाँ पर वर्ड लिख लेना, ये याद कर लेना, क्योंकि रेसिप्रोकल लिखा हुआ ऊपर आईसीआई ने भी, और ये बहुत बार पूछा गया फिलिंग द ब्लैंक में, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, लेस उसमें बीच में आपको फिलिंग द ब्लैंक दे दिया जाएगा जिसमें आपने को लिखना है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, उसके बाद बात आती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या था, एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। उसके बाद बात आती है कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जब एग्रीमेंट होगा और उसकी आप क्या करवा लेंगे, एनफोर्सेबिलिटी करा लेंगे, यानी कि हम उसे कानूनी रूप से प्रमाणित करवा लेते हैं, यानी कि हमारे पास राइट आ जाता है कि हम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना कर पाए पर्सन तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट के अंदर ले जा सकते हैं। उसके बाद आती है स्कोप। देखो इसका जो स्कोप है वो लीगल भी है और सोशल भी है। देखो सोशल एग्रीमेंट का एग्जांपल, आपको कोई खाने पे बुलाता है, ठीक है, आपका मित्र आपको खाने पे बुलाता है, वो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट करता है, बट आप उस खाने पर के प्रोग्राम पर नहीं जा पाते, तो क्या वो आप पे केस कर देगा? नहीं ना। तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो जो प्रपोजल उसने दिया और आपने उसको क्या किया, एक्सेप्टेंस दी, तो वो क्या बन गया, एग्रीमेंट तो बन गया। ठीक है, उसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व था, क्या, मित्रता, उसमें कंसिडरेशन थी, दोनों तरफ मित्रता थी, ठीक है, प्रेम भाव था। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या है, एक सोशल एग्रीमेंट बना है, इसलिए वो हम आगे इसको कवर करेंगे कि एग्रीमेंट के टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट भी आएगा, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा, तो हम उसमें यहाँ पर कवर करेंगे। लेकिन सोशल एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी एनफोर्सेबिलिटी लॉ नहीं करवा सकता। उसके बाद आता है, इसकी एक नैरो सेंस है, उसकी वाइडर सेंस थी, क्योंकि वो टर्म बहुत ज़्यादा बड़ी है, एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी जो है वो नैरो सेंस होती है। द कॉन्ट्रैक्ट ओनली लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स, जो जिन एग्रीमेंट्स को आप क्या कर सको, एनफोर्स करवा सको कोर्ट के अंदर, तो वही क्या रहेंगे, केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। उसके बाद आती है लीगल ऑब्लिगेशन की बात। देखिए, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। तो हमने बात की कि एग्रीमेंट के अंदर कभी भी क्या नहीं होगा, लीगल ऑब्लिगेशन
दूसरी पार्टी नहीं क्रिएट कर सकती। ये तो सिंपल सी बात है, उसी डेफिनेशन से निकल के आई है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है। उसके बाद आता है नेसेसरी टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट टू एवरी पार्टी, मतलब दोनों पार्टीज को राइट मिलता है। अब सपोज करो जैसे मैंने जो पहले एग्जांपल दिया था उसके अंदर क्या एग्जांपल था कि जब ए ने बी को ऑफर दिया था कार सेल करने का कि मैं तेरे को कार सेल करना चाहता हूँ, बी ने एक्सेप्टेंस दी थी और बी ने क्या कहा था मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा, तो उसके अंदर दोनों पार्टीज के पास कुछ राइट्स जनरेट हो गए और कुछ ऑब्लिगेशन जनरेट हो गई। तो वो कैसे सर? देखिए, ए के राइट क्या है? 2 लाख रुपए रिसीव करना और कार की जो ओनरशिप है उसको वो ट्रांसफर करेगा ही करेगा, ठीक है। और बी के लिए राइट क्या है? कार रिसीव करेगा और उसके लिए ऑब्लिगेशन क्या हुई? उसको 2 लाख रुपए देगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेचर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि उसमें सोशल एग्रीमेंट भी कवर किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकती। उसके बाद बात आती है हमारे पास एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर एसेंशियल का क्या मतलब होता है? देखिए, आप जैसे सपोज करो आपको चाय बनानी है तो उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, गैस चाहिए और सबसे बड़ी बात विलिंगनेस चाहिए चाय बनाने की, ठीक है। अगर आपके पास विलिंगनेस नहीं है तो आप चाय नहीं बना सकते, चाहे वो सारा सामान आपके पास पड़ा है। तो इसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ एसेंशियल चाहिए, कुछ सामान चाहिए। जैसे उन सामान को कहाँ लिखा गया? इन्होंने लिखा सेक्शन 10 में। इन सेक्शन 10 के अंदर कुछ एसेंशियल्स को कवर किया और कुछ एसेंशियल्स जो कि कवर नहीं की गई, किसमें? सेक्शन 10 में आईसीए ने उसे एक सेपरेट बॉक्स में आपके सामने प्रेजेंट किया। जैसे कि सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं कि जो सेक्शन 10 में कवर नहीं है, यानी कि जो जर्नल है, नॉर्मल सी बात है कि पहला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है। अब वो कैसे? देखिए, कोई पर्सन अपने आप से खुद से ही एग्रीमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि सपोज करो आपने बोला कि मैं आज पढ़ूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। आपने प्रॉमिस किया अपने आप से, तो वो क्या एग्रीमेंट बन गया? नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट तो हो गया कि आपने अपनी विलिंगनेस जाहिर कर दी कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कम से कम कितनी पार्टीज का होना जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कितनी पार्टीज का चाहिए? 2 पार्टी चाहिए। अगर 2 पार्टी नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसमें क्या ऐसे क्या एग्जाम्पल दिया है? देखिए, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ, अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। वन में पार्टी क्या करेगी? ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद अ कॉन्ट्रैक्ट में भी नेचुरल पर्सन, ऑब्वियस है कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल पर्सन द्वारा भी बनाया जा सकता है, एंड बाय द अदर पर्सन। अब यहां पर अदर पर्सन का मतलब, अरे ये अदर पर्सन कौन होते हैं? जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, दीज आर द पर्सन्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी कह सकते हैं, और वेरियस लॉज में इन्हें पर्सन्स की एक अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं। जीएसटी में अलग डेफिनेशन है, इनकम टैक्स में अलग डेफिनेशन है, कंपनीज एक्ट में अलग डेफिनेशन है, तो वहाँ पर पर्सन्स की डेफिनेशंस को कवर किया गया है। तो ये भी पर्सन जिनकी क्या है? लीगल एग्जिस्टेंस है, जैसे कंपनी हो गई, यूनिवर्सिटी होगी, वो भी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट द आइडेंटिटी ऑफ ईच पार्टी इज असर्टेनेबल, मतलब आइडेंटिटी असर्टेनेबल होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी असर्टेनेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अब बात आता है एग्जाम्पल पे। आईसीए ने एक केस लॉ को यहाँ पे कवर किया है। अब सर केस लॉ क्या होता है? अब देखिए, कई बार क्या होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। जब एक लॉ बना, अब लॉ बना तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बातें रह जाती हैं और आम जनता के अंतर्गत जो है वो कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हुए, और डिस्प्यूट्स गया किसमें? कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो हमारे पर एप्लीकेबल कर दिया जाता है ऑल ऑफ इंडिया में। तो यानी कि लॉ बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको डिफाइन करूंगा किस तरह से लॉ बना, लेकिन आज हम उन बातों में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ एक नॉर्मल टॉपिक जो है हमारा वो कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको कवर करूं कि पहले हम उसको सीखें कि एक लॉ कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि
गिवन बाय सेक्शन 10 में सबसे पहला पॉइंट था कि दो पार्टीज का होना ज़रूरी है। तो दो पार्टीज का होना ज़रूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। अब इसमें एग्जांपल ऐसे क्या देता है, टू कंस्टिट्यूट अ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी टू पार्टी, एक बायर होगा और एक सेलर होगा, ठीक है। द सेलर एंड बायर मस्ट बी डिफरेंट पर्सन। अब मैं खुद का पेन, मान लो सपोज करो मुझे पेन सेल करना है, तो मैं किसी अदर पर्सन को सेल करूंगा, खुद का पर्सन खुद को सेल पेन खुद को सेल कर नहीं सकता कि खुद ही सेल कर लिया और खुद ही पैसे ले लिए, तो ये तो पागलपंती हुई ना। इसलिए वो कह रहा है कि दो पर्सन का होना, इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज क्या लिखा हुआ है, बिकॉज क्या है, कैन नॉट बाय हिज ओवन गुड्स, के पर्सन अपने आप का सामान कभी भी नहीं खरीद सकता। उसके बाद यहाँ पर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामालैंड एंड कंपनी। देखिए इस केस लो के नेम को, अब कई बच्चे कहेंगे सर नेम याद करने हैं, देखो नाम याद नहीं रखे जा सकते क्योंकि अभी आप इस लेवल पर नहीं आए हैं। अगर आप फाइनल लेवल पे होते तो शायद मैं कहता कि आपको नेम याद रखने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। बट अगर याद रह सको तो ठीक है, वरना कंटेंट आपको जरूर याद होना चाहिए कि टू पार्टीज में लिखने तो आपने को एग्जाम्पल तो याद होना ही चाहिए, ऐसे वाला याद ही कर लो। व्हेन on the dissolution of partnership the asset of the firm divided among the partners। देखिए इस केस में हुआ क्या था, रामालाल एंड सन्स एंड कंपनी एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म थी, उसका डिसोल्यूशन हुआ। डिसोल्यूशन के टाइम पर क्या होता है आपको पता ही होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि डिसोल्यूशन क्या होता है। अब डिसोल्यूशन में क्या होगा कि असेट्स जो है, जो असेट्स बच गई वो पार्टनर अपने घर ले जाते हैं, कुछ पार्टनर या कुछ बेच दिया जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर गुजरात स्टेट थी उसका सेल टैक्स ऑफिसर, उसका ये कहना था कि जो सेल असेट्स पार्टनर जो अपने घर पर लेकर के गए हैं उन पर क्या लगाया जाएगा, सेल टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो पार्टनरशिप फर्म से वो असेट खरीदी है, यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने क्या बेच किया, उसको सेल किया है। तो इस केस के अंदर डिसीजन क्या आया, इट वॉज हेल्ड दैट इट वॉज नॉट अ सेल, द पार्टनर बीइंग अ जॉइंट ओनर ऑफ द सेट एंड कैन नॉट बाय द बायर एंड द सेलर। देखिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो असेट रखी जाती है, पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी जरूर है, बट उसके अंदर जो असेट्स है उसके ऊपर जॉइंट राइट होता है किसका, पार्टनर्स का। अब पार्टनर ही अपने आप को वो असेट नहीं बेच सकता, इसलिए केस का डिसीजन ये आया कि जो है वहाँ दो पार्टीज इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये एग्रीमेंट नहीं हुआ, और एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो सेल टैक्स नहीं लग सकता। उसके बाद बात आती है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब अभी मैंने बात की कि एक चाय बनाने के लिए विलिंगनेस भी चाहिए, तो उसी तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी विलिंगनेस चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्या कह रहा है, the parties must be intended to create a legal obligation, there must be intention of the parties to create a legal relationship between them। social domestic type of agreement आपने पहले भी बात की कि वो enforceable नहीं किया जा सकते in the court of law, hence they do not result into contract, वो contract का रूप कभी भी नहीं ले सकते। एग्जाम्पल क्या होगा, एक हस्बैंड ने एग्री किया कि वो वाइफ को कुछ अमाउंट मेंटेनेंस की देगा एवरी मंथ वाहिल हिज वाज, वो जब विदेश घूमने जाएगा, वाइफ खुश हो गई, पैसे मिलेंगे, हस्बैंड फेल टू पे। अब वाइफ कहती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था, उसमें कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व था। अब आप कहोगे सर टू वे कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं, एक तरफ से पैसा और दूसरी तरफ से प्यार भी तो है भैया, प्यार के बिना पैसे थोड़ा देगा वो, ठीक है। तो वाइफ ने क्या किया, सूट किया फॉर रिकवरी, ले लिया, बता झगड़ा हो गया पैसे के पीछे, उन्होंने केस कर दिया वाइफ ने। अब कोर्ट क्या कहता है, हेयर इन दिस केस द वाइफ नोट कवर रिकवर, अरे मारपीट के रिकवर कर लेगी, रिकवर एज इट वाज सोशल एग्रीमेंट, वो एक सोशल एग्रीमेंट है, एंड द पार्टीज डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वहाँ लीगल रिलेशनशिप नहीं है। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर मान लो डिवोर्स हो जाता है, अब डिवोर्स के अंदर भी हस्बैंड वाइफ को प्रॉमिस करता है पेमेंट देने के लिए, वो ना दे तो वहाँ पर लीगल रिलेशनशिप लॉ ने क्रिएट करके दिया है बच्चों। वहाँ पर क्या किया है, लीगल रिलेशनशिप कोर्ट द्वारा इम्पोज किया गया है हस्बैंड के ऊपर कि वो उसे मेंटेनेंस के पैसे देगा, अगर नहीं देगा तो आपको पता है क्या होगा, कोर्ट उसे बुला सकता है और उससे अमाउंट रिकवर कर सकता है। इसमें जो केस का नाम है बालफोर वर्सेस बालफोर, यानी कि बालफोर और उसकी पत्नी, ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, वो आता है
other formalities to be complied with certain cases. In case certain contracts or contract must be in writing. Example, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस नॉट अ वैलिड एक्सेप्ट इन राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का रिटर्न में होना जरूरी है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं ओरल भी हो सकते हैं। अब जैसे सपोज करो आप बस में बैठ गए, ठीक है, ये आगे आएगा एग्जांपल इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में। तो उसमें क्या होगा कि आप बस में बैठे, आप वो बस जा रही है दिल्ली से जयपुर जा रही है सपोज करो, आपने देखा है जयपुर जा रही है और मुझे भी जयपुर जाना है, आपकी विलिंगनेस थी जाने की, आपने क्या किया बस में चढ़ गए और कंडक्टर को बोलते हो भैया मैं पैसे नहीं दूंगा, तो वो आपको नीचे उतार देगा। तो उसके पास राइट है उसको उतारने का, यस, क्योंकि वो एक सीट ऑफ अथॉरिटी के द्वारा बस चलाई जा रही है, आपने कॉन्टैक्ट किया, ठीक है, आप उसमें जाके बैठ गए अपनी इच्छा से और वो बस जा रही थी, तो इसलिए वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट आपने ना चाहते हुए भी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होने चाहिए, रिटर्न होने चाहिए। हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। अदर फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लाइड विद द सर्टेन केसेस, इन केस सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट भी क्या आना चाहिए रिटर्न में। जैसे इंश्योरेंस का जो अपना इंश्योरेंस अपने करवाया और आपको मान लो फ़ोन का आपने इंश्योरेंस करवा रखा था, फ़ोन टूट गया और आपके पास मेल आती है, रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसके कि इतनी इतनी वैल्यू हम आपको रिकवर करके देंगे अगर आपके फ़ोन में ये मिसहैपनिंग हो जाती है, ठीक है। Further, in the case of certain contracts, registration of contract under the law which is forced at the time, it is essential to be valid. An example, immovable property. यहाँ क्या बोला? Further, in case of certain contracts and registration contract under this law which is forced to be time, मतलब देखो सिंपल सी बात है कि रजिस्ट्रेशन अगर आप प्रॉपर्टी का करवा रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या होना चाहिए, वो रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम रिटर्न में नहीं करेंगे तो वो क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि कुछ भी अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप उसे प्रूव नहीं कर सकते, अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते तो आप रिकवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रूफ ही नहीं कर पाओगे कोर्ट के अंदर कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। इसीलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर स्पेशल ये लिखा गया है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन राइटिंग ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन नॉट वॉग इनडिफाइंड, मतलब वेग नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है, इसके अंदर इनडेफिनेट वाला कुछ नहीं हो। जैसे मैं एग्जांपल आईसीए ने दिया है कि ए बी को बेचता है, बोलता है कि मैं आपको कुछ टन तेल के दूंगा, अब यहाँ पर और उसके बदले पैसे लूँगा। अब यहाँ कैंसिलेशन भी फिक्स हो गया, मान लो 1 करोड़ रुपया लेगा, लेकिन कौन सा तेल बेचेगा भाई, पेट्रोल बेचेगा, डीजल बेचेगा, या सरसों का तेल देगा, नारियल का तेल देगा, भाई कौन सा तेल देगा ये तो बता दे। अगर सर्टेन नहीं है ऑयल की नेचर तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद आती है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। देखिए किसी भी एग्रीमेंट को एग्रीमेंट बनाने के लिए उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। पॉसिबिलिटी का इन द सेंस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि पॉसिबल ही नहीं हैं, सॉरी ऐसे एग्रीमेंट जो कि पॉसिबल ही नहीं है वो क्या नहीं बन सकते, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाएंगे कभैया। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि देखिए जैसे मान लो ए ने बी को कहा कि मैं तुझे एक हॉर्स सेल करूँगा, रुपीज़ 2 लाख 3 लाख जो भी व्हाट्सएवर। अब क्या होता है कि वो घोड़ा बेचारा जाता है, वो मर जाता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैसे तो शुरू में तो क्या था, पॉसिबल था, तो वो एग्रीमेंट बन सकता है, ऑब्वियस है, लेकिन बाद में जब वो घोड़ा मर गया तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। लेकिन वो वर्डेबल आएगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा इसको कि वो वर्डेबल रहेगा कि दूसरी पार्टी जो है उसे वो रेमेडीज वसूल कर सकती है, वर्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टीज। उसके बाद बात आती है इसमें जो एग्जांपल दिया इसे नहीं, वो कह रहा है कि ए एग्री करता है किससे, ट्रेजर ए बी से, टू डिस्कवर करेगा बाय मैजिक से कुछ ना कुछ, ठीक है, डिस्कवर करेगा किससे, मैजिक से, क्या ट्रेजर मतलब खजाना डिस्कवर करेगा मैजिक से। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे एक गर्लफ्रेंड जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि भाई तुम मेरे लिए तारे तोड़ के लाओ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बॉयफ्रेंड बेचारा कितनी ऊंची सीढ़ी लगाएगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, तो वो क्या नहीं हो सकता, वो एग्रीमेंट भी नहीं बन सकता। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया कि सेक्शन 10 के अलावा, सेक्शन 10 में जो बातें वो पढ़नी बाकी हैं भैया, सेक्शन 10 के अलावा कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे एसेंशियल हैं जिनका होना भी ज़रूरी है। जैसे कि 2 पार्टी होना, इंटेंशन क्रिएट करना, लीगल इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़ का होना,
फॉर्मेलिटीज़ यानी कि पेपर डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है सर्टेनिटी, यानी कि हमें देखा कि उसमें ऑयल वाला एग्जांपल हमने देखा कि सर्टेन होना चाहिए, टर्म सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको पैसे दूंगा, मैंने आपको प्रॉमिस किया, कितने पैसे दूंगा, कब दूंगा, कहाँ दूंगा, ये तो कोई सर्टेनिटी ही नहीं है, तो इसके कारण वो क्या नहीं बन पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो एग्रीमेंट तो बन जाएगा लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका एक सेक्शन हमारा यहाँ पे कवर हो गया कि आईसीएन इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया कि एक तो सेक्शन 10 में कवर कुछ की गई कुछ बातें, और कुछ बातें जो हैं वो गिवन थी किसमें, अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन। अब इसमें आईसीएन ने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, सिंस द सेक्शन 10 इज नॉट कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव। इसका क्या मतलब होता है भैया, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जो हमने लिस्ट निकाली है ये एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंपिटेंसी ऑफ पार्टी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्लेड डिक्लेयर टू वर्ड होना चाहिए। तो ये जो 5-6 बातें यहाँ लिखी गई, इसमें 2 बातें मैं और ऐड करवा दूंगा कि वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उस लिहाज से तो जो ये 6 पॉइंट आईसीएन ने कवर किए, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अराइज हो सकते हैं जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में वो होनी जरूरी है, वो कोर्ट के द्वारा भी डिसाइडेड हो सकती हैं एट अ टाइम टू टाइम, ठीक है। अब एक सेक्शन ऊपर लाइन लिखी गई है, बोल्ड किया गया है उसे, इन द टर्म ऑफ सेक्शन 10 ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। लिखा हुआ है कि ऑल जो एग्रीमेंट है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड टू बी फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to the contract for a lawful consideration and with the lawful object and are not expressly declared to be void। इसने कुछ नहीं, उसने 6 जो पॉइंट्स थे उनको कंबाइन करके एक लाइन बना दी, वो लिख दी, ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा ऐसे अपने को पेपर के अंदर इसी तरह से प्रेजेंट नहीं करना, अपने को बोल्ट में ही लिखना है, यानी बुलेट के अंदर ही आप उसे कवर कीजिए तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 10 के अंदर कुछ बातें कवर की गई थी। सबसे पहला था एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट के लिए क्या, ऑफर और प्लस एक्सेप्टेंस आएगी, दोनों तरफ से प्रॉमिस आएगा, वो क्या बनेगा, प्रपोजल बनेगा, प्रपोजल में कंसिडरेशन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक एग्रीमेंट तैयार हो जाएगा। और वो एग्रीमेंट में क्या जोड़ेंगे, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, यानी कि उसे कोर्ट में घसीटने की क्षमता भी हो, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, एक कॉन्ट्रैक्ट की रूप ले लेता है, एक कॉन्ट्रैक्ट का फेस ले लेता है। उसके बाद आता है एन एग्रीमेंट, पहले जो लिखा हुआ है एग्रीमेंट फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वाह बहुत अच्छी लाइन, आप लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना जरूर के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, एवरी प्रॉमिस हैज एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अपने पहले भी बात की, ये डेफिनेशन थी। और 2 के बी में प्रपोजल, व्हेन प्रपोजल इज बिकम एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस, और एग्रीमेंट आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो इन्होंने तीनों डेफिनेशंस को मर्ज करके एक पॉइंट बना दिया। हमें डेफिनेशन सर लर्न करनी है, बिल्कुल आपको याद करनी है, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन भी पूछी जाती है। उसके बाद आती है फ्री कंसेंट। अरे याद कैसे होगी, आपने तो कह दिया याद करनी है, लेकिन याद करने का सबसे सही वे क्या है, लॉ में मैं आपको बता दूं कि बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है याद करने में तो आप उसको रिटर्न भी करिए, 2 या 3 बार लिख के देखिए। हाँ, तो आगे हम इस बारे में चर्चा करते रहेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो अभी हम टॉपिक को कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी कि आपकी जो सहमति है वो फ्री होनी चाहिए। सपोज करो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें ए जो है वो बी को कार सेल करना चाहता है और बी उसे 2 लाख रुपए देना चाहता है, लेकिन बी ने बंदे भेज दिए कि भैया उसे मारो कूटो कुछ मर्जी करो, मुझे उसको कार बेचनी है और उसे 2 लाख रुपये चाहिए, उस कार की वैल्यू चाहे 20,000 भी ना हो। तो यहाँ पर जो बी की सहमति ली जा रही है, गौर फरमाना, वो उसे फ्री नहीं ली जा रही, उसे मार पीट कर ली जा रही है, उत्पीड़न देकर ली जा रही है, कोर्शन करके ली जा रही है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं कि फ्री कंसेंट कब कब नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इस पर भी हमें बहुत डीपली रीड करना है आगे जा कर के, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स को आप
अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे कोरिकॉन लिखा हुआ है, अंडर इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, फ्रॉड लिखा हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, मिस्टेक लिखा हुआ है। इन वर्ड्स के ऊपर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरे अपने सिलेबस का पार्ट है और ये बहुत अच्छे से पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो व्हेन द कंसेंट इज एग्रीमेंट इज कॉज, इसके कारण होगी तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा, वॉइड नहीं होगा। देखिए एग्रीमेंट 3 तरह वॉइड होता है, ठीक है। एक वॉइड बेकार, मतलब जो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, भैया एग्रीमेंट तो बनेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से बनेगा। उसके बाद आता है वैलिड, यानी कि जो सारी कंडीशन पूरी कर देगा सेक्शन 10 की प्लस अदर कंडीशन जो भी है वो पूरी कर देगा। अब एक आता है वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब होता है बच्चों कि जब कॉन्ट्रैक्ट दूसरे की पार्टी के ऊपर लाई करने लग जाता है। जैसे सपोज करो अब यहाँ पर बी को जैसे उसने मार पीट करके जो भी है रिकवर करवाया, तो कोर्ट से पूछे कि बी अब तुम क्या चाहते हो, इसे तोड़ना फोड़ना चाहते हो एक को क्योंकि तुमने तोड़ा फोड़ा है, या फिर तुम इसे कुछ अपने मरम पट्टी का पैसा रिकवर करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन किसको दिया जाएगा, बी को दिया जाएगा। यानी कि एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको किस तरह से वो आगे गवर्न करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक हॉर्स का एग्जांपल दिया था कि घोड़ा मर जाता है बेचारा, तो घोड़ा मर गया तो ए जो है उसको घोड़े को सेल नहीं कर सकता, तो उसके अंदर बी के पास ऑप्शन है कि वो उसकी जो आगे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उससे जो लॉस हुआ उसको रिकवर करे इसे, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को जाने दे। तो बी के पास ऑप्शन रहेगा उसके अंदर, यानी एक पार्टी के पास जब ऑप्शन आएगा तो हम उसे वोल्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आगे हम इसको और अच्छे से डीपली रीड करेंगे। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल थ्रेटन शूट करेंगे बी को, इफ बी डू नॉट लेंट हिम 2000 दे वरना तेरे को उड़ा देंगे। लेंट या उधार मांग रहा है और शूट करके मांग रहा है, ठीक है, बंदूक रख के। हेयर द एग्रीमेंट इज एसेंशियल अंडर कॉरिजन और हैंस द वोल्डेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। उसके बाद आता है, अब लिखा है ऐसे यानी कि स्टूडेंट्स इन टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स पर। उसके बाद बात आती है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए पार्टी किसकी कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अब कैपेसिटी में नाम पर इंडिया में सिर्फ 2 ही चीज़ें चलती हैं, पहला वो 18 से ऊपर हो यानी अबव 18, और दूसरा क्या था, सॉरी, दूसरा था साउंड माइंड का होना। साउंड माइंड, सर साउंड मतलब साउंड तो वॉल्यूम मतलब नहीं, साउंड का मतलब बहुत तेज़ दिमाग। कई बच्चे इस तरह से भी मीनिंग निकाल लेते हैं, लेकिन साउंड का मतलब होता है होशो हवास में होना सिर्फ, और साउंड का हमने तेज़ दिमाग नहीं होता, जो नॉर्मल दिमाग होता है इंसान की सोचने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है सेक्शन 11 में जो है हमारे पास, दैट एवरी पर्सन क्या है, एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट हिज द एज ऑफ मेजोरिटी। उसके बाद है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके बाद मतलब उसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन में ना रखा हो। जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, वो डायरेक्टर कंपनी का मान लो डायरेक्टर है तो वो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन उस पर लगा दी जाए कंपनीज एक्ट में, तो वो उसे अगर डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर आ जाता है तो हमें उसको क्या नहीं बना सकते, डायरेक्टर नहीं बना सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि अब क्वालिफिकेशन क्या है, 18 अबव पर्सन क्या होना चाहिए, बिलो 18 नहीं कर सकता, लेकिन हाँ माइनर कैन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे इसके मामले में भी कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट माइनर्स कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है पर्सन रिक्वायर्ड साउंड माइंड। साउंड का मतलब क्या नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड एडिट ड्रंक, ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर नशा कर लिया, नशा करके बोल दिया कोई नहीं दे देंगे पैसे यार, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 दे देंगे, 60,000 दे देंगे, तो उस केस के अंदर आपने ड्रिंक की हुई थी तो वो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। उसके बाद आती है रिक्वायर्ड द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द स्टेट। जैसे कई बार क्या होता है कि लॉ ने ये बोला कि आप रशिया या चाइना में जब अभी बात आई थी कि चाइना में का गुड्स नहीं खरीद सकते, तो अगर लॉ में ही ये लिख दिया कि हम नहीं खरीद सकते या नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते चाइना के पर्सन के साथ, तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है कि रिक्वायर द पर्सन एंटरिंग टू कॉन्टैक्ट नॉट डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए किसी स्टेट में, जैसे एनिमी फॉरेन एलियन के साथ कॉन्टैक्ट करना, फॉरेन सर्वियर कन्विक्ट्स के साथ एक्सेप्टर दे दो, अनलेस फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लोग, जब तक वो पूरा नहीं कर देते, ठीक है। उसके बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब समथिंग रिटर्न, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स थे वो मैं बाद में बात करूँगा, जैसे ये लैटिन वर्ड लिखा हुआ है क्वाइड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न,
ठीक है। अब वो कह रहा है कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ may consist the same right, interest, profit, benefit accruing one party or some forbearance determine loss, responsibilities उस given and suffer undertaking money। मतलब कंसिडरेशन किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। जैसे ए ने बी को कहा कि तुम यहाँ पर अपनी शॉप मत लगाओ, दोनों ने सेम व्यापार किया हुआ था कपड़े का, और ए जो कह रहा है कि तुम यहाँ पर अपनी कपड़े की दुकान बंद कर दो, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अब यहाँ पर बी को ना करने के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, कंसिडरेशन मिल रहा है, वो उसके बदले दुकान नहीं करेगा और उसको वो पैसा देगा, ठीक है। तो यहाँ वो फॉरबिडेंस कर रहा है, उस छोड़ रहा है, अपने राइट छोड़ रहा है दुकान ना करने का। तो कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है और कंसिडरेशन होना भी ज़रूरी है। एग्जांपल बहुत इजी है, नेक्स्ट आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि सेल करेगा बी को 100 रुपये की बुक और बी उसको 100 रुपये बी उसको 100 रुपये देगा, ए उसको बुक देगा, तो दोनों में कंसिडरेशन है। उसके बाद आती है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अब देखो कंसिडरेशन तो है बट वो लॉफुल भी होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। यहाँ पे 2 पॉइंट आप अलग अलग कर सकते हो कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अब देखो ए प्रॉमिस टू ड्रॉप, देखो इसमें मैं एग्जांपल अपनी तरफ से दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा वो वेग एग्जांपल लिखा हुआ है थोड़ा सा। तो हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन की। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब जैसे मैंने ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को अफीम देगा और अफीम के बदले क्या लेगा, 1 लाख रुपए लेगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ कंसिडरेशन तो है बट जो कंसिडरेशन है वो क्या नहीं है, लॉफुल नहीं है, क्योंकि जो ए दे रहा है वो अफीम दे रहा है और अफीम नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर बैन की गई है। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, यानी लॉफुल होना चाहिए। देखो अब मान लो ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि तुम सी का क्या कर दो, मर्डर कर दो, ऐसे एग्जाम्पल बनाता है पेपर के अंदर, ठीक है, सी का क्या कर दो, मर्डर कर दो। अब यहाँ पर जो सी है वो उसका क्या करेगा, बी का, ए बी को बोलता कि तू सी का मर्डर कर दे, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो ए ने बी को जो पैसे दिए सी का मर्डर करने के लिए, क्या वो वैलिड है, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है यानी उद्देश्य ही है किसी को नुकसान पहुँचाना, ठीक है। तो यानी कि देखो वो लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल नहीं होगा तो वो क्या नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आता है नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर किसी कानून के अंदर ये बोल दिया गया कि एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट वाकई में ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल 3 टू कमिट मर्डर, ठीक है, डिफ्रामेटरी स्टेटमेंट देना, एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विच अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर, ठीक है, सिमिलैरिटी आर एग्रीमेंट आर रिस्ट्रेन ट्रेड, किसी की मैरिज को रुकवाना कि तू उसकी शादी रुकवा दे भाई जाके, मैं तेरे को 50,000 दूंगा। तो इस तरह की जो एग्रीमेंट है उन्होंने लॉ ने ही क्या करा है, क्या किया हुआ है, वॉइड डिक्लेयर किया है, बेकार डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। तो हमने क्या क्या आज सीखा उसको हम एक बार रीकैप कर लें 2 मिनट के लिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसकी मैं एक स्टोरी बना करके आपको बता दूंगा जिससे आपको ये पॉइंट्स याद करने में थोड़ी सी मदद हो जाएगी, ठीक है। जैसे लड़के ने लड़की को क्या दिया, ऑफ़र, उसने क्या किया, एक्सेप्ट, लड़की की असेंट क्या थी, फ्री कंसेंट थी, ठीक है, उसको कोई दबाव नहीं बनाया गया था, उनका इंटेंशन था क्या, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन लॉफुल था, लड़के के बाप ने उसको क्या दिया था, दहेज देना था, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए था, लॉफुल होना चाहिए था, शादी एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आती है दोनों पार्टी कैपेसिटी में थी यानी कि अबव 18 थी, ठीक है। उसके बाद आती है लीगल फॉर्मेलिटीज़ की गई यानी कि कोर्ट में गए और उससे साइन वाइन करवाए गए, ठीक है। उसके बाद जो शादी करना है वो किसी भी लॉ में डिक्लेयर वॉइड नहीं है, नो डिक्लेयर टू बी वॉइड। उसके बाद परफॉर्मेंस एंड पॉसिबिलिटीज़ कि परफॉर्मेंस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कि हस्बैंड जो है वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, पॉसिबिलिटी है कि वो परफॉर्मेंस करके अपनी पत्नी का जो है वो पेट पाल सकता है यानी भर सकता है, अपनी गर्लफ्रेंड का जो पेट है वो भर सकता है। उसके बाद है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग्स की सर्टेनिटी होनी चाहिए, यहाँ शादी का मतलब शादी है, धोखा देना नहीं है। तो इस तरह से आप स्टोरी बना सकते हैं और ऐसी ऐसी स्टोरीज़ जो है हमारे मेमोरी क्राफ्टर प्लेटफॉर्म पे बनती रहती है, जिससे आपको क्या होगा, लर्निंग में ईजीनेस हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद करना, कि पॉइंट्स को रिमेंबर रखना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो आइए हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं और एक बार 2 मिनट का रिवीजन कैप करते हैं। आज की सेक्शन में हमने क्या क्या कवर किया, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था भाई, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। फिर हम किसके पास गए, एग्रीमेंट के पास। एग्रीमेंट में हमने पढ़ा सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। प्रोमिसेस मतलब जब प्रपोजल जब एक्सेप्टेड होगा, ठीक है, तो उसे हम प्रॉमिस कहेंगे, और प्रॉमिस के अंदर सच कंसिडरेशन मिलेगा तो उसे हम एग्रीमेंट कहेंगे, और एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी जोड़ दी जाएगी तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते आई थी हमारी कि डिफरेंस क्या होता है एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट और लीगल इन्फोर्सेबिलिटी को जोड़ा जाता है। स्कोप, इसका स्कोप थोड़ा सा क्या है, वाइडर है, क्योंकि सोशल और लीगल दोनों कवर किए जा सकते हैं एग्रीमेंट में। बट कॉन्ट्रैक्ट का जो अपना क्या ना स्कोप जो है वो नैरो है, सेंस में है। सिर्फ वो एग्रीमेंट जिसकी एनफोर्सेबिलिटी करवाई जा सकती है उसे ही हमने कवर किया है। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना एग्रीमेंट में नहीं आता, नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, बट कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किया जाता है। नेचर, सारे के सारे जो एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि जिन एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी जुड़ेगी वही क्या माने जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। उसके बाद बात आती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो हम बात करेंगे। उसके बाद बात आती है एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने दो सेक्शंस देखे, सेक्शन 10 में जो कुछ कवर किए गए हैं पॉइंट्स, और इसके अलावा जो सेक्शन 10 में नहीं किए गए कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो सेक्शन 10 में देखे वो देखे एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड। और जो जनरल पॉइंट्स है यानी कि जो ऑब्वियस हैं उनको कैसे कहाँ रखा गया, सेक्शन 10 के आउट ऑफ में रखा गया है। तो टू पार्टीज़ होना जरूरी है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं करने की इंटेंशन होनी चाहिए, उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए यानी कि डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, उसके बाद सर्टेनिटी होनी चाहिए मीनिंग में, उसके बाद पीपी यानी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो इस तरह से हमने एक सेक्शन को, एक रिवीजन सेक्शन को कैपअप किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स क्या क्या हैं। तो जब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई इस वीडियो में कोई मेरे से मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और थैंक यू, बाय।